नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी, मेरी सोच और मेरे अस्तित्व के बारे में मेरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम रमेश है और पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। भारत के अलग अलग हिस्सों की सड़कें मेरे लिए दूसरा घर हैं, या कम से कम थीं उस रात से पहले। मैं जानता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर शायद बहुत कम लोग यकीन करेंगे। हो सकता है आप भी मुझे एक पागल या अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां गढ़ने वाला समझें, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो सब सच है। इतना सच कि आज भी रात होते ही मेरी आंखों में नींद नहीं आती। उस रात की बात है जब मुझे बिहार के पटना से असम के गुवाहाटी तक एक भारी खेप पहुंचानी थी। एक लंबा अकेला सफर जो NH-31 होते हुए जाना था। मैंने पहले भी यह रूट कई बार तय किया था, लेकिन फिर भी उस दिन से पहले कभी भी मुझे इस सफर से डर नहीं लगा था। तारीख थी 17 नवंबर 2019। मौसम बदल रहा था और ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी थी। पूर्वांचल में नवंबर का मतलब होता है घने कोहरे की शुरुआत। उस दिन मैंने अपना ट्रक सुबह 10 बजे पटना के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम से लोड किया था। मालिक ने कहा था कि माल 3 दिनों के भीतर गुवाहाटी पहुंचना चाहिए, जो कि लगभग 700 किलोमीटर की दूरी थी। मेरा प्लान सीधा था, दिन भर ड्राइव करके शाम तक भागलपुर पहुंचना, वहां एक परिचित ढाबे पर रात बिताना और अगले दिन फिर से सुबह जल्दी निकलकर सफर जारी रखना। मैंने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, अपना पुराना ब्लूटूथ स्पीकर चालू किया जिसमें मैंने किशोर कुमार के गाने डाउनलोड कर रखे थे, और निकल पड़ा NH-31 की ओर। सुबह का समय था, सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। हर बार की तरह मैंने रास्ते में अपने परिवार को फोन किया। पत्नी सुमन और मेरी 10 साल की बेटी पिंकी से बात की। वे दोनों मेरे गांव बक्सर में रहते थे। जल्दी आना पापा, पिंकी ने कहा। मैंने स्कूल में पहला इनाम जीता है, आपके लिए सरप्राइज है। उसकी खुशी से भरी आवाज सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। दिन बीतता गया और मैं अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोपहर को मैंने एक छोटे से ढाबे पर रुककर खाना खाया और 1 घंटे का आराम किया। उस वक्त मैं पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर था। दोपहर बाद मैंने फिर से ड्राइविंग शुरू की। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। शाम के 6 बजे थे जब मैं नवगछिया के पास था, जो भागलपुर से पहले आता है। तभी मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल छाने लगे और कोहरा धीरे धीरे घना होता गया। वैसे तो नवंबर में कोहरा आम बात है, लेकिन इतनी जल्दी शाम 6 बजे ही इतना घना कोहरा, यह थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी और सावधानी से ड्राइव करता रहा। NH-31 पर ट्रैफिक कम हो गया था, जो वैसे भी इस रूट पर शाम होते ही कम हो जाता है। आसपास के गांवों की रोशनी भी धुंध में धीरे धीरे मध्यम पड़ती गई। शाम के 7 बजे थे। मुझे भागलपुर पहुंचने में अभी 1 घंटा और लगना था। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि 10 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गति कम कर दी, रेडियो बंद कर दिया और पूरा ध्यान सड़क पर लगा दिया। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। ये मेरा पुराना दोस्त मनोज था, जो अक्सर इसी रूट पर ट्रक चलाता है। कहाँ है तू रमेश? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। नवगछिया के बाद भागलपुर की ओर, मैंने जवाब दिया। सुन, भागलपुर मत जा आज रात, कोई दूसरा रास्ता ले। क्षत्रिया पुल के पास रुक जा, वहां एक नया ढाबा खुला है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। बस मत जा, वह फुसफुसाया। पिछले हफ्ते विशाल वो लापता हो गया। वो कह रहा था कि भागलपुर के पास किसी ने उसे लिफ्ट मांगी थी और तभी कॉल कट गया। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मनोज की बात ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। विशाल हमारा साथी था और मैंने उससे पिछले 1 हफ्ते से बात नहीं की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा
शायद मनोज कोई मजाक कर रहा है या शायद वह शराब पीकर फोन कर रहा है। मैंने ड्राइविंग जारी रखी। कोहरा अब तक इतना घना हो गया था कि मुझे अपनी सीट से झुककर सड़क देखनी पड़ रही थी। मेरी आंखें थक गई थीं और मैं धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा था। तभी अचानक से मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक इंसान सफेद कपड़ों में अपना हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। मेरा पहला इंस्टिंक्ट था रुकना, क्योंकि इस कोहरे में और इस अंधेरे रात में कोई भी फंसा हुआ होगा तो मदद की जरूरत होगी। लेकिन फिर मनोज की बात याद आई। मैंने अपनी गति बढ़ा दी और उस आकृति के पास से गुजरता चला गया। लेकिन जब मैं उसके पास से गुजर रहा था, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे कान में सांस ली हो। मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। रात के 8 बजे थे जब मैं एक चौराहे पर पहुंचा। यह वही स्थान था जहां से एक रास्ता भागलपुर शहर की ओर जाता है और दूसरा NH-31 पर आगे बढ़ता है, जो कि क्षत्रिया पुल की ओर जाता है। मैंने सोचा शायद मनोज की बात मान लेना ही ठीक होगा। मैंने अपना ट्रक NH-31 पर ही रखा और भागलपुर शहर की ओर नहीं मुड़ा। अगले 30 मिनट तक मैंने ड्राइविंग जारी रखी, कोहरे से जूझते हुए। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे क्षत्रिया पुल नहीं मिल रहा था, जो कि अब तक आ जाना चाहिए था। मैंने सोचा शायद मैंने कोई मोड़ मिस कर दिया है। तभी मुझे एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। वह एक पुराना सा ढाबा था, जिसकी छत पर टीन की चादरें लगी थीं और जो एक पुराने पेड़ के नीचे स्थित था। मैंने अपना ट्रक वहां रोक दिया और बाहर निकला। ढाबे के अंदर केवल एक बूढ़ा आदमी था, जो चूल्हे के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं, जैसे उसने जीवन भर में बहुत कुछ देखा हो। नमस्ते बाबा, मैंने कहा। क्या यहाँ रात को रुकने की जगह मिल सकती है? और क्षत्रिया पुल कितनी दूर है यहाँ से? बूढ़े ने मुझे घूर कर देखा, फिर बोला, बेटा तुम तो गलत रास्ते पर आ गए हो। यह नवगछिया कटिहार रोड है। क्षत्रिया पुल तो पीछे छूट गया, जहां से तुम्हें राइट लेना था। मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन था कि मैं चौराहे से सीधा आया था, फिर भी मैं कैसे गलत रास्ते पर आ गया। लेकिन बाबा, मैं तो चौराहे से सीधा आया हूं। वहां से जो रास्ता आगे जा रहा था मैं उसी पर आया। बूढ़े ने एक अजीब सी मुस्कान दी। बेटा, कोहरे में कभी कभी रास्ते बदल जाते हैं, खास तौर पर अमावस्या की रात को। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया। आज अमावस्या थी। मैं अंधविश्वासी आदमी नहीं हूं, लेकिन बूढ़े की बात ने मुझे अजीब तरह से परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने कहा, अपने डर को छिपाते हुए। मैं यहीं रुक जाता हूं रात भर, सुबह फिर निकलूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और मुझे एक चारपाई दिखाई, जो ढाबे के एक कोने में रखी थी। वहां सो जाओ, लेकिन रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज सुनाई दे। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने ट्रक से अपना बैग लाकर चारपाई पर बैठ गया। बूढ़े ने मुझे रोटी और दाल दी, जो मैंने चुपचाप खा ली। खाना खाते वक्त मैंने बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या आपने विशाल नाम के किसी ट्रक ड्राइवर को देखा है पिछले हफ्ते? वह मेरा दोस्त है और मुझे बताया गया है कि वह लापता है। बूढ़े की आंखें एक पल के लिए फड़क उठीं। नहीं बेटा, मैंने किसी विशाल को नहीं देखा, लेकिन हाँ, पिछले महीने से कई ट्रक ड्राइवर इस इलाके में गायब हुए हैं। लोग कहते हैं, खैर छोड़ो, क्या कहते हैं लोग? मैंने जिज्ञासा से पूछा। बूढ़ा कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लोग कहते हैं कि यहाँ की सड़कों पर एक आत्मा भटकती है, एक औरत की आत्मा, जो अकेले ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है। मैंने अविश्वास से हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरा हंसना बहुत ही कृत्रिम लग रहा था। बाबा, ये सब अफवाहें हैं। मैं 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं, कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने चूल्हे के पास बैठकर बीड़ी पीने लगा। रात के 10 बजे थे और मैं बहुत थक गया था। मैंने अपना फोन चेक किया, अभी भी नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा
सुबह उठकर सही रास्ते पर लौट जाऊंगा। मैं चारपाई पर लेट गया और अपनी जैकेट से खुद को ढक लिया। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, लेकिन अचानक मैं जाग गया जब मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। यह एक बहुत ही मीठी आवाज थी जो मेरा नाम ले रही थी। रमेश, रमेश। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। मैं उठकर बैठ गया। बूढ़ा अभी भी चूल्हे के पास बैठा था, लेकिन अब वह सो रहा था। फिर से वही आवाज आई, रमेश, मदद करो। यह आवाज बाहर से आ रही थी, ढाबे के पीछे से। मुझे याद आया कि बूढ़े ने क्या कहा था, रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह आवाज, इसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं धीरे से उठा और ढाबे के दरवाजे तक गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन कोहरा कम हो गया था। चांद भी नहीं था क्योंकि अमावस्या थी। मैंने बाहर झांका। वहां ढाबे के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी, मानो मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रही हो। मैं जड़ हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही थी जिसके बारे में बूढ़े ने बात की थी। क्या यह वही आत्मा थी जो ट्रक ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है? फिर अचानक मेरे कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। यह बूढ़ा था। मैंने कहा था ना, बाहर मत जाना। उसने फुसफुसाकर कहा, वापस आओ अंदर। मैं हिचकिचाया। औरत अब भी वहां खड़ी थी, मुझे बुला रही थी, लेकिन वह मेरी मदद मांग रही है। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। वह तुम्हारी मदद नहीं मांग रही बेटा, वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, जैसे उसने विशाल को ले गई और उससे पहले कई और लोगों को। मैंने डर से कांपते हुए फिर से बाहर देखा। औरत अब कुछ कदम आगे आ गई थी और अब मैं उसका चेहरा देख सकता था। यह एक युवा औरत थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत ही डरावना था। वे खाली थीं, जैसे काले गड्ढे जिनमें कोई जान नहीं थी। अंदर आओ, बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। मैं जैसे सम्मोहित था, लेकिन आखिरकार मैंने अपने आप को खींचकर बूढ़े के साथ अंदर आ गया। वह कौन है? मैंने पूछा। अपनी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। वह नीलिमा है। 20 साल पहले वह और उसका पति यहां से गुजर रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका पति मर गया, लेकिन नीलिमा नहीं मरी। पहले तो वह जंगल में घायल पड़ी थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुका। कई ट्रक, कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन कोई भी नहीं रुका और अंततः वह भी मर गई। बूढ़े ने अपनी बीड़ी जलाते हुए जारी रखा, लेकिन वह चली नहीं गई। उसकी आत्मा यहीं रह गई, इस सड़क पर। और अब वह हर अमावस्या की रात को वापस आती है और अकेले ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है, उन्हें वही दर्द देने के लिए जो उसने महसूस किया था। मैं कांप रहा था। मैंने बाहर देखा। औरत अब ढाबे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। वह अंदर नहीं आ सकती, बूढ़े ने कहा। यह ढाबा पवित्र जगह पर बना है, यहां उसका कोई वश नहीं चलता। रात के बाकी समय हम दोनों जागते रहे। बूढ़ा अपनी बीड़ियां पीता रहा और मैं अपनी चारपाई पर बैठा रहा, बाहर की ओर नजर डाले हुए, जहां नीलिमा अभी भी खड़ी थी, मुझे घूरते हुए, मुझे अपनी ओर बुलाते हुए। सुबह होते ही, जैसे ही पहली किरण आसमान में दिखाई दी, वह गायब हो गई। अब तुम जा सकते हो, बूढ़े ने कहा, लेकिन याद रखना, अगली बार अमावस्या की रात को इस रूट से मत गुजरना। मैंने धन्यवाद दिया और अपना ट्रक स्टार्ट किया। बूढ़े ने मुझे सही रास्ता बताया और मैं वापस NH31 पर पहुंच गया। दिन के उजाले में सब कुछ इतना सामान्य, इतना वास्तविक लग रहा था कि मैंने सोचा, क्या रात का वो अनुभव सिर्फ एक बुरा सपना था?
लेकिन फिर मुझे अपने फोन पर एक मिस्ड कॉल की सूचना मिली। यह मनोज का नंबर था और उसने रात 3 बजे कॉल किया था, ठीक उसी समय जब मैं बूढ़े के ढाबे में था। मैंने उसे वापस कॉल किया। हाँ मनोज, क्या बात है? मैंने पूछा। रमेश, कहाँ था तू? मैंने कल रात बहुत बार कॉल किया। उसकी आवाज चिंतित थी। नेटवर्क नहीं था, मैंने झूठ बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ठीक हूं। सुन, तूने कल विशाल के बारे में क्या कहा था? विशाल? मैंने तो विशाल के बारे में कुछ नहीं कहा था, मनोज ने हैरानी से कहा। मैंने तो बस तुझे बताया था कि भागलपुर में बाढ़ आ गई है और सड़कें बंद हैं, इसीलिए तुझे क्षत्रिया पुल से जाना था। मेरा दिल धक से रह गया। अगर मनोज ने विशाल के बारे में कुछ नहीं कहा था तो फिर वह आवाज किसकी थी जिसने मुझसे कॉल पर बात की थी? अगले कई दिनों तक मैं इस अनुभव के बारे में सोचता रहा। क्या यह वास्तव में हुआ था? क्या मैं पागल हो रहा था? या फिर क्या नीलिमा वास्तव में वहां थी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए? मैंने बाद में पता लगाया कि विशाल वास्तव में लापता है। उसका ट्रक भागलपुर के पास एक सुनसान सड़क पर मिला था, लेकिन वह कहीं नहीं था और वह भी अमावस्या की रात को ही गायब हुआ था। उस घटना के बाद से मैं NH-31 पर रात को कभी नहीं जाता, खासकर अमावस्या की रात तो बिल्कुल भी नहीं। कई महीनों तक मुझे नींद में बुरे सपने आते रहे। नीलिमा मुझे बुलाती हुई, अपने खाली काले गड्ढों जैसी आंखों से मुझे घूरती हुई। कई बार मैं रात को चीखते हुए उठ जाता, पसीने से तर दिल धड़कता हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने मुझे मौत से बचाया हो। पिंकी और सुमन को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें क्या बताता कि मैं भूतों से डर गया हूं, कि मुझे अब अपने काम से डर लगता है, कि अब मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जीवन बदल गया था। हर रात जब मैं गहरी सड़कों पर अकेला होता तो मुझे हर काले कोने में, हर मोड़ पर नीलिमा की आकृति दिखाई देती। कभी कभी मैं अपनी आंख के कोने से एक झलक देखता, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, और फिर वह गायब हो जाती। उस घटना के 3 महीने बाद की बात है। मैं एक बार फिर पटना से गुवाहाटी जा रहा था, इस बार दिन के समय, और इस बार मैंने एक अलग रूट चुना था, NH-27 होते हुए। यह लंबा रास्ता था, लेकिन मैं NH-31 पर नहीं जाना चाहता था। रास्ते में मैं पूर्णिया शहर में रुका। वहां एक छोटे से होटल में कमरा लिया। अभी शाम के 7 बजे थे और मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलकर शहर देख लूं। पूर्णिया एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ का खाना मशहूर है, खासकर मछली के व्यंजन। एक स्थानीय रेस्तरां में बैठकर मैं खाना खा रहा था। तभी मेरे बगल की मेज पर 2 लोग बातें कर रहे थे। वे भी ट्रक ड्राइवर लग रहे थे। सुना है नवगछिया कटिहार रोड पर फिर से एक ड्राइवर गायब हो गया पिछले हफ्ते, एक ने कहा। हाँ यार, अजय बेचारा, उसका ट्रक तो मिल गया लेकिन वो कहीं नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उन्हें सुनता रहा। लोग कह रहे हैं कि वो भी अमावस्या की रात ही गायब हुआ, पहले ने कहा। कहते हैं वहां एक भूतनी है जो ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है। अरे छोड़ यार, ये सब बकवास है, दूसरा हंस दिया। अजय शराबी था, जरूर कहीं पी के सो गया होगा या फिर भाग गया होगा। उस पर बहुत कर्जा था। मैं अपनी जगह से उठा और उनके टेबल के पास गया। भाई साहब, आप जिस भूतनी की बात कर रहे हैं उसका नाम नीलिमा है? दोनों ने मुझे आश्चर्य से देखा। फिर पहला बोला, हाँ, ऐसा ही कहते हैं। आपको कैसे पता? मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, उस रात की, बूढ़े ढाबे की और नीलिमा की। वे दोनों मेरी बात ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरों पर संदेह और डर का मिश्रण था। आप या तो बहुत अच्छे कहानीकार हैं या फिर आपने सच में कुछ देखा है, पहले ने कहा। मैं कहानी नहीं गढ़ रहा, मैंने कहा। मेरी आवाज में डर और निश्चय का मिश्रण था। मैंने उसे देखा है और अब मैं NH-31 से कभी रात में नहीं जाता। आप अकेले नहीं हैं,
दूसरे ने कहा। अब उसकी आवाज में मजाक नहीं था। पिछले 2 सालों में कम से कम 5 ड्राइवर गायब हो चुके हैं उस रूट पर, सभी अमावस्या की रात को। उस रात मैं होटल लौटा तो मन में एक विचार था, क्या नीलिमा की कहानी सिर्फ एक अफवाह है या उसके पीछे कोई सच्चाई है? क्या वास्तव में इतने ड्राइवर गायब हुए हैं या यह बस एक शहरी किंवदंती है जो सड़कों पर फैल गई है? अगली सुबह मैंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन मेरे दिमाग में नीलिमा की कहानी घूम रही थी। गुवाहाटी पहुंचकर माल डिलीवर करने के बाद मैंने वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन इस बार मैंने एक फैसला किया, मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा। वापसी में मैं जानबूझकर भागलपुर रुका। वहां के एक स्थानीय अखबार के दफ्तर गया और पिछले 2 सालों की पुरानी खबरें देखी, और वहां मुझे मिल गया विशाल और उससे पहले 4 अन्य ट्रक ड्राइवरों के लापता होने की खबरें। सभी अमावस्या की रात को गायब हुए थे, सभी NH-31 के उसी हिस्से पर, नवगछिया और भागलपुर के बीच। फिर मैंने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। वहां एक हवलदार से बात की, उसे अपनी कहानी सुनाई और पूछा कि क्या उन्होंने नीलिमा के बारे में कुछ सुना है। हवलदार ने मुझे एक अजीब नजर से देखा, फिर चुपचाप अपने डेस्क के ड्रॉर से एक पुरानी फाइल निकाली। ये देखो, उसने कहा, फाइल खोलते हुए। वह एक पुरानी तस्वीर थी, एक कार दुर्घटना की। दुर्घटनाग्रस्त कार के पास एक युवा जोड़े की तस्वीरें थीं, एक आदमी और एक औरत। यह अनिल और नीलिमा सिन्हा हैं, हवलदार ने कहा। 1999 में इनकी कार NH-31 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अनिल तुरंत मर गया था, लेकिन नीलिमा, उसका शव 3 दिन बाद मिला था, जंगल में, सड़क से करीब 200 मीटर दूर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वह तुरंत नहीं मरी थी, उसे गंभीर चोटें आई थीं और वह धीरे धीरे खून बहने से मर गई थी। अगर किसी ने उसकी मदद की होती तो शायद वह बच जाती। मैंने तस्वीर देखी। नीलिमा एक खूबसूरत युवा महिला थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। यह वही चेहरा था जो मैंने उस रात देखा था, लेकिन बिना उस भयानक खालीपन के जो उसकी आंखों में था। और इसके बाद से हवलदार ने जारी रखा, हर अमावस्या की रात को कुछ न कुछ अजीब घटता है उस रूट पर। लोग कहते हैं कि नीलिमा की आत्मा वापस आती है अकेले ड्राइवरों को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुका था। तो आप भी यकीन करते हैं? मैंने पूछा हैरानी से। हवलदार ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए लंबी सांस ली। मैं नहीं जानता कि मैं क्या यकीन करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि पिछले 20 सालों में हर साल अमावस्या की रात को कुछ न कुछ अजीब होता है उस सड़क पर। और हां, पिछले 2 सालों से यह और भी बदतर हो गया है। 5 ड्राइवर गायब हो चुके हैं और हम उन्हें खोज नहीं पाए हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्या नीलिमा का अंतिम संस्कार ठीक से हुआ था? क्या उसके परिवार में कोई है? उसके माता पिता पटना में रहते थे, वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। और हां, उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ था, लेकिन कभी कभी दर्द और गुस्सा इतना गहरा होता है कि आत्मा को शांति नहीं मिलती, हवलदार ने कहा। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या मैं वास्तव में नीलिमा की आत्मा से मिला था? क्या वह सच में ट्रक ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं उसका अगला शिकार बन सकता था? अगले कुछ महीनों तक मैंने NH-31 से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइविंग मेरा पेशा है और कभी कभी मुझे उस रूट से होकर जाना पड़ता था। हालांकि मैं हमेशा सावधानी बरतता, कभी भी अमावस्या की रात को नहीं जाना, कभी भी अकेले नहीं, हमेशा किसी साथी के साथ। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को अपने अनुभव के बारे में अभी भी कुछ नहीं बताया था।
लेकिन वे जानती थीं कि कुछ बदल गया था। मैं पहले जैसा नहीं रहा था। रात को अक्सर जागता रहता और जब भी ड्यूटी पर जाना होता तो एक अजीब सा डर मेरे अंदर रहता। एक दिन जब मैं अपनी बेटी पिंकी को स्कूल छोड़ने गया तो उसने मुझसे पूछा, पापा आपको क्या हुआ है? आप पहले जैसे खुश नहीं रहते। मैंने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थका हुआ हूं। क्या आप किसी भूत से डरते हैं पापा? उसने पूछा अपनी सरल बच्चों वाली समझ से। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों पूछ रही हो ऐसा? क्योंकि मम्मी कह रही थी कि आप रात को चीखते हैं और नीलिमा का नाम लेते हैं। नीलिमा कौन है पापा? क्या वह एक भूत है? मेरा दिल धड़क उठा। मुझे नहीं पता था कि मैं नींद में बात करता हूं। मैंने पिंकी से कहा कि नीलिमा कोई नहीं है, बस एक सपना है। लेकिन मैं जानता था कि मैं अपने परिवार से झूठ बोल रहा हूं और यह मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसी रात मैंने सुमन को सब कुछ बता दिया, नीलिमा के बारे में, उस रात के बारे में और अब मुझे महसूस होने वाले डर के बारे में। वह चुपचाप सुनती रही और फिर मुझे गले लगा लिया। मुझे नहीं पता कि मैं आपके अनुभव पर यकीन करती हूं या नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं ये जानती हूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ देखा है तो आपने देखा है। उसके समझने से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता था कि मेरा नीलिमा से फिर से सामना होगा जल्द ही, और यह एहसास सच हो गया। 6 महीने बाद, अक्टूबर 2020 की बात है। मैं एक जरूरी सामान लेकर भागलपुर से कटिहार जा रहा था। यह एक आपातकालीन डिलीवरी थी, दवाइयां जिन्हें एक अस्पताल को जल्द से जल्द पहुंचाना था। मैं जानता था कि यह अमावस्या की रात थी और मैं जानता था कि मुझे कभी भी उस रात NH31 पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति थी और मुझे लोगों की जान बचाने के लिए यह जोखिम उठाना पड़ा। मैंने अपने एक साथी राकेश को साथ चलने के लिए कहा। मैंने उसे नीलिमा के बारे में नहीं बताया, बस यह कहा कि मुझे लंबे सफर के लिए एक साथी चाहिए। राकेश मान गया। हम शाम 6 बजे निकले। मौसम बिल्कुल उस रात जैसा था, कोहरा, ठंड और एक अजीब सा सन्नाटा। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि इस बार मैं अकेला नहीं हूं, राकेश मेरे साथ है। हमने NH31 पकड़ा और सावधानी से ड्राइव करते रहे। कोहरा धीरे धीरे घना होता गया, लेकिन हमने अपनी गति कम कर दी और सावधानी से आगे बढ़ते रहे। रात के 9 बजे थे जब हम नवगछिया के पास पहुंचे। ये वही इलाका था जहां मैंने पहली बार नीलिमा को देखा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। तभी राकेश ने कहा, रुको रुको, सामने कोई है। मैंने ब्रेक लगाई और देखा। वहां सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। मेरा दिल रुक सा गया। ये नीलिमा थी। क्या हो गया? राकेश ने पूछा, मेरे चेहरे की हालत देखकर। वह मैं कुछ नहीं बोल पाया। नीलिमा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। राकेश ने आगे झुककर देखा। अरे, वह तो बस एक औरत है, उसने कहा। शायद मदद चाहिए होगी। नहीं, मैंने चिल्लाया। वह नीलिमा है। वह हमें अपने साथ ले जाएगी। राकेश ने मुझे हैरानी से देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन नीलिमा? तभी नीलिमा हमारे ट्रक के सामने आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैंने फिर से देखा। वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन वही खाली आंखें, काले गड्ढे जैसी जिनमें कोई जान नहीं थी। भागो, मैंने राकेश को चिल्लाकर कहा और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नीलिमा अब हमारे ट्रक की खिड़की के पास आ गई थी, मेरी तरफ वाली खिड़की। वह मुझे घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो। तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम भी उन्हीं जैसे हो।
जो मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे। मैं भय से जम गया था। राकेश हैरानी और डर से मेरी ओर देख रहा था। तभी अचानक से ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं और कैबिन में अंधेरा हो गया। और फिर मैंने उसे अंदर आते देखा। नीलिमा हमारे ट्रक के अंदर, जैसे वह दीवारों से होकर आर पार हो गई हो। राकेश चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? नीलिमा राकेश की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राकेश पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रक की दीवार से टकरा गया। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया। मैंने अपने गले में पहना हुआ तुलसी का माला निकाला, जो मेरी मां ने मुझे सुरक्षा के लिए दिया था, और उसे राकेश के हाथ में थमा दिया। इसे पकड़ो, यह तुम्हें बचाएगा, मैंने कहा। राकेश ने हैरानी से माला पकड़ ली। नीलिमा अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसके हाथ राकेश की ओर बढ़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वह राकेश को छूने वाली थी, वह रुक गई। उसने माला को देखा और उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। वह राकेश से दूर हट गई। अब नीलिमा मेरी ओर मुड़ी। मैं जानता था कि मेरे पास अब कोई सुरक्षा नहीं थी। मैंने अपनी माला राकेश को दे दी थी। तुम्हें भी मेरी मदद नहीं करनी थी? नीलिमा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज जैसे दूसरी दुनिया से आ रही हो। तुम भी उन सब की तरह हो जो रुके नहीं, जो मदद नहीं करते, मैंने डरते हुए कहा। नहीं नीलिमा, मैंने मदद की होती, मैं रुका होता, मैं तुम्हें मरने नहीं देता। नीलिमा रुक गई। उसने मुझे घूरा, जैसे पहली बार मुझे देख रही हो। साबित करो, उसने कहा। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने अपने फोन से एक फोटो दिखाई, मेरी और पिंकी की। देखो, ये मेरी बेटी है। वह अभी 10 साल की है। उसे अपने पापा की जरूरत है। मैं तुम्हें वचन देता हूं नीलिमा, मैं हर जरूरतमंद की मदद करूंगा। मैं कभी भी किसी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास वापस जाने दो। कुछ पल के लिए नीलिमा बस मुझे घूरती रही। फिर धीरे से उसके चेहरे पर एक परिवर्तन आया। उसकी आंखें, वे अब उतनी खाली नहीं लग रही थीं। उनमें कुछ था, दर्द, पीड़ा और शायद एक टूटा हुआ सपना। मुझे मदद की जरूरत थी, उसने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्से के साथ साथ दुहक भी था। मैं मर रही थी और कोई भी नहीं रुका। मैंने अपने पति को मरते देखा और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। फिर मैं खुद भी धीरे धीरे मरती गई, अकेली, दर्द में, भयभीत। मैंने सिर झुकाया। मुझे माफ करो नीलिमा, जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा था, लेकिन प्लीज अब और किसी को दर्द मत दो। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। नीलिमा ने लंबी सांस ली और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसके मृत शरीर में एक बार फिर से जीवन आ गया हो। क्या तुम सच में वचन देते हो कि तुम हर जरूरतमंद की मदद करोगे? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, मैं वचन देता हूं। नीलिमा ने एक आखिरी बार मुझे देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जैसे जैसे वह दूर जा रही थी, वैसे वैसे उसका शरीर धुंधला होता गया, जैसे कोहरे में विलीन हो रहा हो। याद रखना अपना वचन, मैं देख रही होंगी। ये उसके आखिरी शब्द थे, इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए। अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट्स फिर से चमक उठी और इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। राकेश और मैं एक दूसरे को देखते रहे, हैरान, डरे हुए और हैरान। यह क्या था? राकेश ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह नीलिमा थी, मैंने कहा, और अब मुझे उम्मीद है कि उसे शांति मिलेगी। हमने अपना सफर जारी रखा और रात के 11 बजे सुरक्षित कटिहार पहुंच गए। दवाइयां समय पर अस्पताल पहुंच गईं और जिन मरीजों को उनकी जरूरत थी उन्हें वे मिल गईं। शायद इस बार हमने किसी की जान बचाई थी, जैसे कि मैं चाहता था कि कोई नीलिमा की जान बचाता।
राकेश ने कभी नहीं पूछा कि नीलिमा कौन थी या क्या हुआ था उस रात। शायद वह जानता था कि कुछ चीजें बिना समझे ही मान लेना बेहतर होता है। उस दिन से मैं नीलिमा को फिर कभी नहीं देखा, नहीं मुझे उसके कभी सपने आए, और जहां तक मुझे पता है NH-31 पर फिर कभी कोई ट्रक ड्राइवर गायब नहीं हुआ। मैंने अपना वचन निभाया है। मैं कभी भी किसी जरूरतमंद को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि मैं ट्रक ड्राइवरों के बीच एक संगठन बनाने में मदद कर रहा हूं जो सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अकेला ना मरे, जैसे नीलिमा मरी थी। अब जब मैं NH-31 पर सफर करता हूं तो अक्सर नवगछिया के पास रुकता हूं और नीलिमा के लिए एक फूल छोड़ देता हूं। मुझे नहीं पता कि वह इसे देखती है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना सही है। और हाँ, मैं अभी भी अमावस्या की रात को NH-31 पर नहीं जाता। कोई भी ड्राइवर नहीं जाता अब, लेकिन यह डर के कारण नहीं है। यह सम्मान के लिए है, उस औरत के लिए जिसे हमारे समाज ने मरने के लिए छोड़ दिया था और जिसने अंत में शांति पा ली। मेरी बेटी पिंकी अब 15 साल की हो गई है और वह मेरी पिछली कहानियों को सुनना पसंद करती है, लेकिन नीलिमा की कहानी मैंने उसे कभी नहीं सुनाई। कुछ कहानियां सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने उन्हें जिया है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर यात्रा करें और आपको कोई मदद मांगता हुआ दिखे तो रुकिए। आप कभी नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है, या शायद आपकी अपनी। क्योंकि भारत की सड़कें केवल वाहनों और यात्रियों से भरी नहीं हैं, वे उन कहानियों और आत्माओं से भी भरी हैं जो अभी भी न्याय और शांति की तलाश में भटक रही हैं। नीलिमा की कहानी मेरे लिए एक सबक बन गई है, एक सबक जिसे मैं हर दिन जीता हूं, एक सबक जिसे मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता एक सबक जो मानवता के बारे में है। चाहे आप इस कहानी पर विश्वास करें या न करें, एक बात जरूर याद रखिएगा, कभी भी किसी जरूरतमंद को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा करके आप न केवल उसकी जान बचा सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी एक अदृश्य बोझ से बचा सकते हैं। एक बोझ जो आपको हमेशा के लिए परेशान कर सकता है, जैसे नीलिमा के लिए हुआ था। और अगर आप कभी भी NH-31 पर जाएं और नवगछिया के पास से गुजरें, तो एक फूल जरूर छोड़िएगा नीलिमा के लिए, जिसकी आत्मा को अंत में शांति मिल गई। और याद रखिए, सभी कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, कई बार वे हमारी वास्तविकता के अज्ञात कोनों की झलक होती हैं। ऐसे कोने जिन्हें हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन जिनका अस्तित्व हम महसूस कर सकते हैं। खासकर अमावस्या की उन अंधेरी रातों में जब कोहरा घना होता है और सन्नाटा चारों ओर छाया होता है। जय हिंद, जय भारत।